अब शांति से जो समझा रहे हैं वो सुनो, ठीक है। हम लोग आज सिर्फ एक्सक्लूसिवली सीएमए वाला का ये वाला पोर्शन है, डायरेक्टर पोर्शन भी कवर करेंगे एंड मिसलेनियस टॉपिक जो सीएमए के लिए आता है वो कवर करेंगे, ठीक है। एकदम फोकस आपका यहाँ चाहिए। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ समझना है, वो ये है, सबसे पहला चीज़ जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ने वाले कि रेमुनरेशन कितना देना है। क्या वर्ड यूज़ किए बोलो? रेमुनरेशन। रेमुनरेशन मतलब जानते हो? रेमुनरेशन मतलब जानते हो? पैसा। रेमुनरेशन मतलब पैसा। कितना सैलरी देना है? रेमुनरेशन टू की मैनेजेरियल पर्सनल। रेमुनरेशन टू की मैनेजेरियल पर्सनल। की मैनेजेरियल पर्सनल को क्या रेमुनरेशन देना उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। डन है क्या? अब ध्यान से सुनो, रेमुनरेशन किसको दे रहे हो बोलो? की मैनेजेरियल पर्सनल में। उससे पहले तुमको समझना है कि हम लोग के डायरेक्टर वाले चैप्टर में कितने तरह के डायरेक्टर आते हैं? दो तरह के डायरेक्टर आते हैं। एक माने जाते हैं, क्या बोलो? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और एक माने जाते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एक हुए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एक क्या हो गया बोलो? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एक हो गए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और दूसरे क्या हो गए बोलिए? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अब ये जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं इनको कितना देना है, किस अमाउंट में पैसा देना है, क्या देना है वो डिसाइड करना है, ठीक है। अब हम ध्यान से जो लिख रहे हैं वो समझो। इफ देयर इज ओनली वन, क्या लिख रहे हैं? अगर आपके पास सिर्फ कितना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है बोलो? बोलो प्लीज। वन। तो आपको उस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को कितना परसेंट रेमुनरेशन देना है? 5%। 5% ऑफ एडजस्टेड नेट प्रॉफिट। कितना देना है बोलो? 5% ऑफ एडजस्टेड नेट प्रॉफिट। 5% ऑफ व्हाट बोलिए? एडजस्टेड नेट प्रॉफिट। कितना परसेंट देंगे बोलिए? 5% ऑफ व्हाट? एडजस्टेड नेट प्रॉफिट। अगर वहां पे कितना डायरेक्टर है बोलो? सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो कितना देना बोलो? 5% ऑफ एडजस्टेड नेट प्रॉफिट। अगर इफ देयर इज मोर देन वन, क्या बोलो? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अगर कितना है बोलो? एक से ज्यादा क्या? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। यानी कि सुनो ना, जब हम यहां लिख रहे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यानी कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं है, सिर्फ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो कितना परसेंट? 5%। और अगर एक से ज्यादा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो कितना परसेंट देना है? इंडिविजुअल नहीं, मिला के। समझ आ रहा है? इंडिविजुअल नहीं, मिला के सबको, सब 10 जितना जन भी है, ठीक है। कितना परसेंट देना बोलो? 10% ऑफ व्हाट? एडजस्टेड नेट प्रॉफिट। दे दिए उसको। डन है। अच्छा, फिर आ रहा है, फिर बोल रहे हैं इफ देयर इज ओनली नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इफ देयर इज ओनली बोलो वन, इफ देयर इज ओनली नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अगर वहां पे क्या है? सिर्फ और सिर्फ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, सिर्फ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, सिर्फ और सिर्फ कौन है बोलो? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, तो आपको कितना परसेंट देना है? 3%। डन है क्या? अच्छी तरह से कितना परसेंट देना बोलिए? 3%। उसके बाद वो बोल रहे हैं इफ देयर इज more than one non एग्जीक्यूटिव, क्या बोलो? डायरेक्टर, तो उन लोगों को देना है 1%। Am I clear with this? याद रखिएगा, ओवरऑल
रेमुनरेशन, ओवरऑल रेमुनरेशन 11% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओवरऑल रेमुनरेशन कितना होना चाहिए बोलो? 11% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पहले आप ये कॉपी करिए, फिर मैं आगे डिस्कस करता हूँ। इस चीज़ को आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, ठीक है? मैं अच्छी तरह से आपको ध्यान से इसको समझा रहा हूँ, एक बार समझ लो। मैंने आपको क्या बोला कि अगर आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, कंपनी में 2 डायरेक्टर हो सकते हैं, कौन तरह के बोलो तो? एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अगर कंपनी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो उस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को चेक करोगे कितना है, ठीक है? अगर एक से ज्यादा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो कितना परसेंट दोगे? 10। और अगर एक ही है तो कितना दोगे? 5। भैया अगर सिर्फ एग्जीक्यूटिव और एक ठो है तो कितना? सिर्फ एग्जीक्यूटिव और एक ठो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, कितना परसेंट दोगे? सिर्फ एग्जीक्यूटिव, सुनो हम क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन में सुनो। सिर्फ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एक ठो है, कितना दोगे? 5%। क्लियर हुआ? सिर्फ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है लेकिन एक से ज्यादा है तो कितना दोगे? 10%। एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दोनों है, एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दोनों है। तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है 5 और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है 2, तो कितना परसेंट दोगे? एग्जीक्यूटिव को दोगे 10% और नॉन एग्जीक्यूटिव को दोगे 1%। अब क्लियर हुआ अच्छी तरह से? श्योर? सिर्फ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, सिर्फ एक तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, देन 3%। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? और ओवरऑल रेम्युनरेशन कितना होना चाहिए? 11%। मोर देन वन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हुआ और 18 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हुआ तो मोर देन वन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। मोर देन वन कितना हुआ? 10। एग्जीक्यूटिव को दोगे तो कितना? 10 और एक नॉन एग्जीक्यूटिव हुआ तो 1। ये सिर्फ है, सिर्फ दोनों साथ हुआ तो फिर अपना अपना परसेंटेज। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? श्योर? ओवरऑल रेम्युनरेशन कितना बोलो? 11%। अगर ये कभी भी बढ़ाना हो, तुमको ओवरऑल रेम्युनरेशन बढ़ाना हो, 11% से ज़्यादा देने का इच्छा हो तो बढ़ा सकते हो, लेकिन बढ़ाने के लिए क्या पास करना पड़ेगा? OR-in-GM, ठीक है? फॉर इंक्रीजिंग ओवरऑल रेम्युनरेशन नीड टू पास व्हाट? OR-in-GM। एम आई क्लियर विद दिस? उसी तरह से बेटा, उसी तरह से अगर आपको क्या वर्ड यूज किया बोलो? इंडिविजुअल लिमिट बढ़ाना है, मतलब ये वाला 5%, 10%, ये समझ आ रहा है? उसके लिए आपको पास करना पड़ेगा SR-in-GM। एम आई क्लियर विद दिस? उसके लिए आपको क्या पास करना पड़ेगा बोलिए? SR-in-GM। एक चीज याद रखिएगा, एक चीज याद रखिएगा, मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है, या फिर होल टाइम डायरेक्टर का मिनिमम एज अपॉइंटमेंट का होता है कितना साल बोलो? 21 साल। याद रहेगा? क्या रहेगा बोलो? 21 साल उसका मिनिमम एज अपॉइंटमेंट का। एम आई क्लियर विद दिस? और मैक्सिमम एज जो है वो कितना है? इस उम्र के बाद आप किसी भी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर नहीं बन सकते। भैया टाटा कंपनी में अभी भी रतन टाटा मैनेजिंग डायरेक्टर है, ये कैसे? 70 तक लॉ बोलता है, उसके बाद अगर आपको बनाना है 70 के अबव तो क्या पास करना पड़ेगा? और आप बन सकते हो। और रतन टाटा को कौन SR-in-GM ना दे? उसको तो पूरा 100 मिल जाए, SR तो बात का बात है। डन है क्या? तो ये रहा आपका रेमुनरेशन ऑफ KMPs। एम आई क्लियर विद दिस? तो आपका ये हुआ। लास्ट पोर्शन जो डायरेक्टर का बचा है उसको लिखेंगे अपने, जिसका नाम है पावर ऑफ डायरेक्टर्स। क्या बोलो? पावर ऑफ डायरेक्टर्स, पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या वर्ड यूज किए बोलो? पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है?
पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एम आई क्लियर विद दिस? हेडिंग दे दीजिए, मैं आपको एकदम अच्छी तरह से लिखवा रहा हूं, आप उसको अच्छी तरह से कॉपी करेंगे, एग्जाम में आपको आएगा। ठीक है, पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये एक्सक्लूसिवली सीएमए के लिए, सीएमए इंटर, ठीक है ना, या आप कोई भी और बिरादरी में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ आप लोग के लिए। पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का सेक्शन है सेक्शन 179, सेक्शन 179 डील्स विथ व्हाट, बोलो, पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब व्हाट आर द पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? नंबर 1, टू ऑथोराइज, टू ऑथोराइज बाईबैक ऑफ शेयर्स। याद करो, हम तुमको बताए थे कि बाईबैक अगर 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल या फ्री रिजर्व होगा तो एसआर पास नहीं करना पड़ेगा, क्या पास करना पड़ेगा? बीआर एट बीएम। इसीलिए पहला पावर आता है टू ऑथराइज बाईबैक ऑफ शेयर्स अंडर सेक्शन 68 इफ बाईबैक इज अप टू कितना बेटा? 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। जितना पढ़े हो उतना ही पावर है, जितना भी तक पढ़ कर आए हो ना वही सारा पावर है। डन है अच्छी तरह से? डन। फिर दूसरा, टू ऑथोराइज और रिकमेंड क्या लिखे बोलो? बोनस इशू। बोनस इशू का सेक्शन बताओ। अंडर सेक्शन 63। जब तुमको ज्ञान है किसी सेक्शन का तो उसको शोकेस करना पड़ेगा, नहीं ज्ञान है तो फिर छोड़ दो। वहाँ तक भी लिखोगे बोनस इशू राइट है, लेकिन 6 महीना पढ़ाई कर रहे हो, कॉमेडी तो नहीं मार रहे हो, तो सेक्शन याद रखना पड़ेगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, ये पावर ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट आर द पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मैंने अभी 2 ठो जो लिखा, क्या ऐसा जो टॉपिक लिखा जो नहीं पढ़ाया हुआ है? ये पढ़ाया हुआ और ये आप जानते हैं। अगर एग्जाम में आ भी जाता पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मान लो हम नीचे जैसा नहीं पढ़ाते तो तुम्हारा कॉमन सेंस नहीं बोलता, लिख सकते हैं हम लोग, कुछ आराम से लिख सकते हैं। अभी तीसरा पावर भी तुम लोग जानते हो, टू कॉल व्हाट? जनरल मीटिंग। याद करो, हम पूछते हैं ना किसके पास पावर है जनरल मीटिंग बुलाने का? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मीटिंग क्लास में बताए थे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास ही पावर रहता है क्या करने का? बोलो, जनरल मीटिंग बुलाने का। ठीक है, नेक्स्ट, टू अपॉइंट किसको? बोलो, की मैनेजेरियल पर्सनल्स। जितने भी की मैनेजेरियल पर्सनल है उसको अपॉइंट करने का। ठीक है, नेक्स्ट, अभी सिर्फ अपॉइंटमेंट का बात करेंगे। टू अपॉइंट इंटरनल ऑडिटर्स। कंपनी का जो इंटरनल ऑडिट होगा ना उसको अपॉइंट करने का इसके पास पावर है। समझ आ रहा है अच्छी तरह से? नेक्स्ट, क्या वर्ड यूज के? बोलो, टू अपॉइंट एडिशनल एंड ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर। लास्ट पढ़ाए थे ना,
एडिशनल डायरेक्टर बी आर करके पास होगा, ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर बी आर करके पास होगा, तो ये भी पावर उसके पास दिया हुआ है। समझ आ रहा है? टू अपॉइंट व्हाट? एडिशनल एंड ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर्स। ठीक है, टू अपॉइंट एडिशनल एंड ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर्स। ये सारा कॉमन सेंस था जो हम लोग पढ़े हैं, डन है। अब देखो, टू अप्रूव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बोर्ड रिपोर्ट। टू अप्रूव क्या बोलो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड बोर्ड रिपोर्ट। डन है। कितना पॉइंट हुआ? 7। ठीक है, लिखो नेक्स्ट। शेयर कौन इशू करेगा? डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कंपनी तो इशू करेगा, लेकिन कौन उसको आगे बढ़ाएगा? डायरेक्टर्स। टू इशू सिक्योरिटीज, इंक्लूडिंग क्या बोलो? डिबेंचर। सिक्योरिटी मतलब डिबेंचर भी हो जाता है ना। उसके बाद लिखो टू व्हाट? बोरो मनी। पैसा वैसा चाहिए हुआ तो कौन देता है? मतलब पैसा वैसा चाहिए हुआ तो कौन लेता है? डायरेक्टर्स। कंपनी को पैसा का जरूरत हो सकता है तो बोरो कौन करता है? डायरेक्टर्स। ठीक है, फिर लिखो टू अप्रूव किसी से भी ले सकता है। ठीक है, टू अप्रूव। ये जो हम बोरो मनी करके छोड़ दिए ना, आगे नहीं लिखे, ये हम नहीं, सेक्शन 179 में इतना ही लिखा है, टू बोरो मनी। ये मेरा कोई दौड़ा नहीं चला, हमको जो है वही लिखा रहा है। ठीक है ना। टू अप्रूव व्हाट? अमलगमेशन एंड मर्जर। टू अप्रूव व्हाट? अमलगमेशन एंड मर्जर। वो भी आ रहा है। वो बोल रही है शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर ऑफिस, वो वाला बात कर रही हो ना। जब लोकल लिमिट में चेंज होता है तो क्या पास करते हो? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव करता है। ठीक है, वो भी लिख सकते हो। वो जो बोल रही है वो पूरा कॉमन सेंस यूज करके बोली। ठीक है, और हम जो लिख रहे हैं वो क्या है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 179। एम आई क्लियर विद दिस? लिखो टू डाइवर्सिफाई the business of the company. To diversify the business of the company. समझ आया? अब एक चालाकी हमेशा करना है, GHIJK, इसमें L नंबर पॉइंट देके लिखना है, एनी अदर मैटर विच में बी क्या बोलो? प्रेस्क्राइब्ड। एनी अदर मैटर विच में बी प्रेस्क्राइब्ड। अब जाके तुम्हारा पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंप्लीट हो जाता है। 8 मार्क्स का आता है पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। डन है, बहुत इजी है कुछ नहीं, ये इनके पॉइंट है, फटाफट याद करना और ऑटो पॉइंट हो गया। ठीक है, यहां जाके आपका डायरेक्टर खत्म हो जाता है। समझ आ रहा है? कैसा रहा डायरेक्टर का जर्नी? बहुत इजी था, सिंपल था, अच्छा था। पॉइंट क्या है ना, डायरेक्टर अकेला कितना मार्क्स का है? 15 मार्क्स का है, तो इसका कंटेंट हाई है। अब आप लोग के लिए एक्सक्लूसिवली हम लोग बैठे हुए हैं, तो आप लोगों को प्रोटेक्ट करते हुए मैं आपको इंस्टीट्यूट साइट में, मतलब मैट में एक बार दिखाना चाहता हूं कि हम लोग यहाँ से क्या कवर करेंगे और कैसे करेंगे। देखिए, आज हम लोग अपने कंपनीज एक्ट को भी अंत कर रहे हैं।
सीएमए का पूरा 40 मार्क्स का कंपनीज एक्ट भी क्या होने वाला है, आज ही अंत होने वाला है। पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ कि इस कंपनीज एक्ट 2013 में ये कितना मार्क्स का पेपर है, 40। आपके दिमाग में आना चाहिए कि 40 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। क्या आप कंपनी पढ़े हो, क्या आप उसके टाइप्स पढ़े हो, क्या आप उसके प्रमोशन के बारे में पढ़े हो, प्रमोटर का बात करते हैं, क्या आप फॉर्मेशन के बारे में पढ़े हो, क्या उससे रिलेटेड प्रोसीजर पढ़े हो। सेक्शन 1 से लेके 122 सारा कवर किया हम लोग, मीटिंग वीटिंग सब लेके, डन है। फिर दूसरा क्या आ रहा है बोलो तो, डायरेक्टर। यहाँ पे रोल पढ़े हो, हाँ। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यस। क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट, रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, रिमूवल, रेमुनरेशन एंड पावर्स एंड डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, सारा कवर किया, ठीक है। फिर आता है ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल कंट्रोल, और एक आता है इंटरनल एंड फाइनेंशियल कंट्रोल फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये दोनों जो टॉपिक है ये मैं पढ़ाता हूँ किसके चैप्टर के साथ बोलो, ऑडिट के साथ। ये ऑडिट का पार्ट है, ये किसका पार्ट है, ऑडिट का पार्ट है। जब मैं वो करूँगा तो आपको ये कवर करवा दूंगा, ठीक है ना। 143 जो है बेटा ये बताता है पावर एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, ठीक है। 177 बताता है ऑडिट कमेटी के बारे में, किसके बारे में, ऑडिट कमेटी के बारे में, डन है क्या। अच्छा, राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स आपको पता है अच्छी तरह से, और की मैनेजरियल पर्सनल भी मैंने कवर किया है, ठीक है। अब मैं आपको स्पेसिफिकली डिटेलिंग करके दिखाता हूँ, ये देखिए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप ज़्यादा रहे। ये देखिए, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कंपनी, मत बोलिएगा कवर नहीं करवाया, कवर्ड है, ठीक है। कंपनी इज मीन्स एनी प्रीवियस कंपनी। फिर एक टॉपिक आता है, देखिए क्या, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, इसको हमने कवर किया। फिर यहाँ पे काइंड्स ऑफ कंपनी, ओपीसी आपको पढ़ाया हूँ ना मैं, ओपीसी के बारे में, ये सारा कुछ कवर्ड है। देखिए अभी मैं जो टॉपिक आपके साथ डिस्प्ले करने वाला हूँ वो है बेसिकली मिसलेनियस टॉपिक्स। क्या टॉपिक्स बोलिए, मिसलेनियस टॉपिक्स, जो एक सीए पढ़ता है 3 से 4 क्लास में, अपने पढ़ेंगे कितना क्लास में, आज के क्लास में बस, ठीक है ना। और अपना ये कंपनी लॉ पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आज के क्लास में मैं कवर करने वाला हूँ आपके साथ कौन सा टॉपिक भी बोलिए तो, कन्वर्जन्स। कन्वर्जन मतलब एक कंपनी दूसरे कंपनी में कन्वर्ट होता है तो उसका क्या रूल है, तब जाके आपका 40 मार्क्स बहुत इक्विप्ड हो जाएगा। अब आप लोग नीच बिहेवियर ना करके 1 महीना के अंदर कंप्लीट करके एक प्रॉपर टेस्ट दे दीजिए, ठीक है। इतना नीचता मत रखिए अपने अंदर कि आप आगे कुछ करने लायक ना बचे, डन है ना। अच्छी तरह से इसको कवर अप करिए। 18 दिन दे रहे कंपनी लॉ के लिए, और बाकी 12 दिन देंगे तुम लोगों को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए, जिसको आप लोग क्या बोलते हो बोलो, जनरल प्रिंसिपल, जो सेक्शन 1 से लेके कितना तक है, 75। आप ये फाउंडेशन में पढ़े हुए थे, लेकिन किसके लिए पढ़े हुए थे बोलिए, एमसीक्यू के लिए। मैं आपको इंटर के लिए क्वेश्चंस दे देता हूँ 4 से 5, आप हाथ जोड़ के विनती आप उतना ही पढ़ लीजिए, क्योंकि जनरल प्रिंसिपल अगर आएगा तो कितना मार्क्स का आएगा, 5 मार्क्स, और अगर नहीं आया तो कितना मार्क्स का आएगा, 0 मार्क्स। समझ आ रहा है, 0 से 5 मार्क्स से ज़्यादा वेटेज उसका नहीं है। लेकिन बेलमेंट, इंडेमनिटी, गारंटी जो आप पढ़े हैं वो आएगा ही आएगा 5 मार्क्स के लिए। अगर जनरल प्रिंसिपल नहीं आया तो वो आएगा कितना मार्क्स के लिए, 10 मार्क्स के लिए। समझ आ रहा है। फिर अपने लेबर लॉ पढ़ेंगे और अपना सीएमए इंटर लॉ कंप्लीट हो जाएगा। एम आई क्लियर विद दिस, उस हिसाब से चलिए। अभी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स के बारे में, ठीक है ना। 1 मिनट टाइम दीजिए। हम लोग ये कवर कर लेंगे, फिर इंस्टीट्यूट मैट का सारा एमसीक्यूज पास पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। कंपनी से जो जो आता है, ठीक है, आज ही करेंगे। टाइम है ना आपके पास, आपसे पूछ नहीं रहे, बता रहे कि पढ़ेंगे, ठीक है। नहीं है तो खाना खा लेना। इधर आओ। नेक्स्ट क्या बोलो, खाना खा के है भाई। नेक्स्ट क्या बोलो, मिसलेनियस कंपनी लॉ टॉपिक्स, मिसलेनियस कंपनी लॉ टॉपिक्स। ये मिसलेनियस किसके लिए, हमारे लिए, ठीक है, हमारे एग्जाम्स के लिए। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्या सेक्शन डिस्कस करेंगे आपके साथ, सेक्शन 43, ठीक है। अब सेक्शन 43 क्या बोलता है, ध्यान से सुनिए। एक बात करते हैं एक शेयर का जिसका नाम क्या बोलो, डेफर्ड शेयर एंड फाउंडर शेयर। किसका बारे में बात करता है बोलो, डेफर्ड शेयर्स एंड फाउंडर शेयर्स के बारे में, मतलब वो एक ही है। याद करो हम तुमको बताए थे, प्रमोटर लोग भी कुछ शेयर होल्ड करता है। तो जो प्रमोटर लोग शेयर होल्ड करता है, प्रमोटर कौन होता है, जो कंपनी खोला हो, बनाया हो, वो जो शेयर होल्ड करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बोलो तो, फाउंडर शेयर्स। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बोलो तो, डेफर्ड शेयर्स।
समझ आ रहा है, एकदम सेम होता है। याद करो हम तुमको बताए थे कि जब कंपनी लॉस में जाता है तो सबसे पहले पेमेंट एसेट बेच के किसको किया जाता है, क्रेडिटर लोग का, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर, उसके बाद इक्विटी शेयर्स, उसके बाद भी अगर कुछ बचता है तो किसको दिया जाता है, फाउंडर शेयर होल्डर्स को। फाउंडर शेयर होल्डर हमेशा कौन माना जाएगा बोलो तो, प्रमोटर ऑफ द कंपनी। एम आई क्लियर विद दिस। फिर आता है सेक्शन 44 जो ये बोलता है कि शेयर एंड डिबेंचर दोनों ही कौन सा प्रॉपर्टी है बेटा, मूवेबल प्रॉपर्टी। ये तो हम आपको नॉर्मल भी बताए हुए हैं, ठीक है, बोथ आर व्हाट, मूवेबल प्रॉपर्टी। ये देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, शेयर सर्टिफिकेट याद आ रहा है, शेयर सर्टिफिकेट एंड शेयर वारंट याद आ रहा है अच्छी तरह से। अब ध्यान से सुनिए, शेयर सर्टिफिकेट जब कंपनी देता है तो कौन साइन करेगा, एक सीएस और एक डायरेक्टर, 1 CS एंड 1 डायरेक्टर, याद रहेगा। शेयर सर्टिफिकेट कौन साइन करेगा बोलो, एक CS और एक डायरेक्टर। लेकिन अगर CS नहीं है तो कौन साइन करेगा, 2 डायरेक्टर्स। ये रहेगा आपके पेपर के लिए क्या बोलो, MCQ। शेयर सर्टिफिकेट कौन साइन करेगा बोलो, एक CS एक डायरेक्टर। लेकिन अगर कंपनी में CS नहीं है तो कौन साइन करेगा, 2 डायरेक्टर। एम आई क्लियर विद दिस। शेयर सर्टिफिकेट किस फॉर्म में इश्यू होता है, SH1 में। किस फॉर्म में इश्यू होता है बोलो, SH1 में, याद रहेगा। शेयर सर्टिफिकेट किस फॉर्म में इश्यू होगा बोलो, SH1 में। अच्छा, अगर कंपनी शेयर सर्टिफिकेट लॉस्ट कर दिया, मतलब शेयर सर्टिफिकेट लॉस्ट हो गया, तो कंपनी इशू करेगा आपको डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, याद रहेगा। आपके पास शेयर सर्टिफिकेट था, आप उसको क्या कर दिए हो, खोद चुके हो, तो कंपनी आपको क्या देगा बोलो, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट देगा। और उस डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट का रजिस्टर मेंटेन करेगा। वो क्या मेंटेन करेगा बोलो, रजिस्टर मेंटेन करेगा उस डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट का। किस फॉर्म में मेंटेन करेगा बोलो, SH2 में। किस फॉर्म में मेंटेन करेगा, SH2 में। एम आई क्लियर विद दिस। SH1 में क्या इशू होगा, शेयर सर्टिफिकेट। डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट किस फॉर्म में इशू होगा, नहीं, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट का कोई फॉर्म है ही नहीं। डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट का रजिस्टर मेंटेन होगा किस फॉर्म में, SH2 में। एम आई क्लियर विद दिस। नेक्स्ट सेक्शन 47 आता है, क्या लेके बोलो तो, वोटिंग राइट्स। क्या लेके आता है बोलो, वोटिंग राइट्स। आपको पता है कि इक्विटी शेयर वाले लोगों के पास क्या रहता है, वोटिंग राइट्स, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग के पास वोटिंग राइट्स नहीं रहता है। लेकिन एक ऐसा केस है जहां पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग को भी वोटिंग राइट्स मिल जाएगा। कब भैया, हम तुमको बताते हैं। अगर इतना तो जानते हो ना कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग को फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। अगर उन लोगों को कंसेक्यूटिव 2 साल, कंटिन्यूअस 2 साल डिविडेंड नहीं मिला तो वो लोग के पास भी वोटिंग पावर आ जाएगा। एम आई क्लियर विद दिस। अगर उन लोगों को लगातार 2 साल क्या नहीं मिला बोलो, डिविडेंड, तो उन लोगों के पास भी क्या आ जाएगा, वोटिंग पावर आ जाएगा। एम आई क्लियर विद दिस। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है बोलो तो क्या बोलो, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन। नेक्स्ट क्या आता है बोलो, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन। अब आप पूछोगे ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन क्या होता है। ट्रांसफर मतलब होता है शेयर का बेचना, ट्रांसमिशन भी होता है वही। तो फर्क क्या है सर, ट्रांसफर में शेयर जाता है, बिकता है, हम लोग बेचते हैं, किसी को भी बेच सकते हैं। ट्रांसमिशन में शेयर वसीयत होता है ना, जैसे हम मर गए तो मेरा बेटा के पास मेरा शेयर चला जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन। समझ आ रहा है अच्छी तरह से, तो ध्यान दीजिएगा। ट्रांसफर मीन्स सेल ऑफ शेयर एंड ट्रांसमिशन मीन्स इनहेरिटेंस ऑफ शेयर। इनहेरिटेंस ऑफ शेयर मतलब बेचा नहीं जाता, ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होता है, ठीक है। ट्रांसफर इन्वॉल्व्स कंसिडरेशन, ट्रांसफर करेंगे बेचेंगे तो कुछ पैसा लेंगे, लेकिन ट्रांसफर में कोई, ट्रांसमिशन में देयर इज नो कंसिडरेशन। एम आई क्लियर विद दिस, श्योर है, ओके। ये वाला देखो MCQ कि व्हाट इज द टाइमिंग ऑफ इश्यू ऑफ व्हाट, शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट इशू करने का क्या टाइमिंग है बेटा, समझ आ रहा है। व्हाट इज द टाइमिंग ऑफ इशूइंग ऑफ व्हाट, शेयर सर्टिफिकेट, कब इशू हो जाना चाहिए। अगर आप सब्सक्राइबर ऑफ शेयर्स के, सब्सक्राइबर मतलब समझ आते हो, फर्स्ट टाइम शेयर होल्ड किया, कंपनी खुला था उसके बाद जो फर्स्ट सब्सक्राइबर बोला जाता है उसको क्या बोलता है, सब्सक्राइबर। जब कंपनी फर्स्ट टाइम, सुनो, फर्स्ट टाइम अपने खुला और अपने जो मेंबर लोगों को शेयर देता है उसको क्या बोलते हैं, सब्सक्राइबर। तो कितना दिन में शेयर सर्टिफिकेट देना चाहिए बोलो, 2 मंथ्स। कहां से, फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगर आपका अलॉटमेंट हो रहा है, शेयर अलॉट कर रहे हैं, आप फर्स्ट सब्सक्राइबर नहीं हो, शेयर होल्डर्स हो, शेयर अलॉट कर रहे हैं, तो कितना महीना, 2 मंथ। कहां से, फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। एम आई क्लियर विद दिस, 2 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। अगर डिबेंचर दे रहे तो कितना दिन में हो जाना चाहिए इशू,
6 months from the date of allotment. Am I clear with this? अच्छी तरह से अभी हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है डिपॉजिट्स. क्या नाम है बोलो? डिपॉजिट्स. इसका जो सेक्शन है, इसका सेक्शन है सेक्शन 73 से लेके 76A तक. सेक्शन क्या बोलो? 73 से लेके 76A तक. डन है क्या? अब मैं जो पढ़ा रहा हूं आपको ध्यान से समझना है. डिपॉजिट में पहला नंबर पॉइंट क्या बोलता है, ध्यान से सुनो. पहला नंबर पॉइंट बोलता है नो कंपनी. क्या लिखता है बोलो? नो कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट. नो कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एक्सेप्ट एलिजिबल पब्लिक कंपनी. हम क्या लिखे बोलो? नो कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम. कहां गिरे? नो कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम, बोलो किससे? पब्लिक. एक्सेप्ट एलिजिबल पब्लिक कंपनी. डिपॉजिट समझ आता है? बैंक में जिस तरह तुम लोग पैसा डिपॉजिट करते हो उसी तरह कंपनी के पास क्या तुम पैसा डिपॉजिट कर सकते हो. लॉ बोलता है कोई भी कंपनी डिपॉजिट नहीं ले सकता. किससे? पब्लिक से. लेकिन एक जन ले सकता है. कौन बोलो? एलिजिबल पब्लिक कंपनी. कौन ले सकता है डिपॉजिट? बोलो एलिजिबल पब्लिक कंपनी. अब आपके दिमाग में आएगा कि भैया एलिजिबल पब्लिक कंपनी कौन होता है? एलिजिबल पब्लिक कंपनी कौन होता है? हम बोले एलिजिबल पब्लिक कंपनी का 2 कंडीशन फुलफिल होता है. अगर वो होता है तो वो क्या माना जाता है? बोलो एलिजिबल पब्लिक कंपनी माना जाता है. एलिजिबल पब्लिक कंपनी उसको मानेंगे जिसका नेटवर्थ कितना हो बोलो? 100 करोड़ या उससे ज्यादा, या फिर जिसका टर्नओवर 500 करोड़ या उससे ज्यादा. अब सुनो ना, पता है लॉ कंपनी को डिपॉजिट एक्सेप्ट करने क्यों नहीं देता है? बैंक को देता है लेकिन कंपनी को क्यों नहीं देता है? क्योंकि लॉ को लगता है डर कि कंपनी कहीं पैसा लेके भाग गया तो सर एलिजिबल पब्लिक कंपनी को क्यों देता है? क्योंकि भैया इसका नेटवर्थ देख रहे हो तुम 100 करोड़ का, उसका टर्नओवर देख रहे हो 500 करोड़, ये लोग पैसा मार नहीं सकता. अब हम लोग प्राइवेट कंपनी खोले, डिपॉजिट लेंगे पब्लिक से, पहले ही पैसा मार देंगे, पहले ही दिन. अब इतना बड़ा कंपनी पैसा नहीं मानेगा, रेपुटेशन का बात है. डन है? तो नो कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम, बोलो पब्लिक, एक्सेप्ट एलिजिबल पब्लिक कंपनी. उसके बाद पता है फिर से एक लाइन लिख दिया, फिर से एक लाइन लिखा, एवरी कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट. एवरी कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स. इस लाइन का मतलब समझा तुम लोग? कंपनी पब्लिक से पैसा नहीं ले सकता, लेकिन कंपनी, हर कंपनी किससे पैसा ले सकता है? डिपॉजिट किससे ले सकता है? मेंबर्स से. ये बोल रहा है. समझा अच्छी तरह से? क्या लिखा है देखो तो, क्या लिखा है देखो. एवरी नो कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक. नो कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एक्सेप्ट बोलो एलिजिबल पब्लिक कंपनी. एम आई क्लियर विद दिस गाइस? आपको कोई भी तरह का दिक्कत हो रहा है तो बताइए. आज का डेट क्या बाबू? 10 हो गया ना. टेस्ट का डेट तुम लोग कौन सा दिन दे पाएगा बोलो? 24 को दे देगा? तो क्या कंपनी लॉ तुम 14 दिन में नहीं दे सकता है क्या? अजीब है क्या इसका? सबका पूरा कंपनी लॉ
तुम क्या यहाँ पापड़ी चाट बेचने हैं अबे? 14 दिन में दे देना, ठीक है, 24 जुलाई। और उनको भी बोल दीजिएगा, दीदी को, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल रहे, क्या बोल रहे, पूरा कंपनी लॉ, ठीक है। 14 दिन काफ़ी है, प्रॉपर है। फिर तुम बोलेगा थोड़ा दिन बाद एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। 24 तारीख को दो, श्योर। चौबीस तारीख, ठीक है। 26 तारीख उधर है, तो 24 तारीख को टेस्ट दे दो। 24 तारीख को पूरा कंपनी लॉ का टेस्ट होगा, ठीक है, पूरा का पूरा। एवरी कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम, किससे बोलो, मेंबर्स से। डन है, ये लिख लिया। अब आएगा लिमिट्स। अब क्या आएगा बोलो, लिमिट्स फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। गवर्नमेंट बोला तुम डिपॉजिट ले सकता है, लेकिन कोई लिमिट तो रखे होगा ना। खुला सांड लोग की तरह तुमको तो नहीं छोड़ देगा, तुम डिपॉजिट लेता जाएगा। तो एक लिमिट है कि तुम ऐसे खुला सांड लोग की तरह वो नहीं ले सकता। उसके लिए हम लोगों को पहले डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बोलो, डिवाइड। कैसे डिवाइड करोगे, एरो वाइज डिवाइड करोगे, ठीक है। पहला क्या लिमिट, किसके लिए बोलो, एलिजिबल पब्लिक कंपनी। फिर जो लिमिट है वो किसके लिए बोलो, पब्लिक कंपनी के लिए। डन है, किसके लिए बोलो, पब्लिक कंपनी के लिए। उसके बाद जो लिमिट है वो किसके लिए बोलो, प्राइवेट कंपनी के लिए। डन है क्या। उसके बाद जो लिमिट है वो है IFSC पब्लिक कंपनी के लिए, ठीक है ना। IFSC किसके लिए बोलो, पब्लिक कंपनी के लिए। डन है। उसके बाद जो लिमिट है वो है स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी के लिए। डन है क्या, किसके लिए बोलो, स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी के लिए। और लास्ट जो लिमिट है किसके लिए बोलो, प्राइवेट कंपनी डन है। एलिजिबल पब्लिक कंपनी कौन होता है बताओ, जिसका नेटवर्थ 100 करोड़ या उससे ज्यादा रहता है, जिसका टर्नओवर 500 करोड़ या उससे ज्यादा रहता है। अब उसको छोड़ के बाकी पब्लिक कंपनी एलिजिबल है कि पब्लिक कंपनी है, बस पब्लिक कंपनी है, ठीक है। अब सुनो, अब अगर एलिजिबल पब्लिक कंपनी है तो हम लोग चेक करेंगे कि ये एलिजिबल पब्लिक कंपनी गवर्नमेंट है कि नॉन गवर्नमेंट है, ठीक है। एक होगा क्या बोलो, वो क्या है, गवर्नमेंट, या हो सकता है दूसरा वो क्या है बोलो, नॉन गवर्नमेंट। डन है। अब मत पूछना गवर्नमेंट क्या होता है। एक कंपनी जिसका एटलीस्ट 51% शेयर कैपिटल कौन होल्ड करता है, गवर्नमेंट, चाहे सेंट्रल चाहे स्टेट या दोनों मिला के, तो सामने वाला क्या बन जाता है, गवर्नमेंट कंपनी। डन है क्या अच्छी तरह से। तो अगर आप एक नॉन गवर्नमेंट कंपनी हो, आप एक एलिजिबल पब्लिक कंपनी हो जो एक क्या हो, नॉन गवर्नमेंट हो, क्या हो बोलो, नॉन गवर्नमेंट, तो तुम्हारा डिपॉजिट फ्रॉम, किससे बोलो, पब्लिक, डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक का एक लिमिट है। डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक का क्या है बोलो, लिमिट है। डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक का एक लिमिट है, ठीक है। उसी तरह से
एक लिमिट है डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स से, ठीक है। एक लिमिट है डिपॉजिट फ्रॉम किससे, बोलो, पब्लिक से। एक है डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक से और एक है दूसरा क्या, डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स से। एम आई क्लियर विद दिस? कोई डाउट है तो बताओ, कोई डाउट है तो बताओ। डन है क्या अच्छी तरह से? अब ध्यान से सुनो, ये लिमिट आपको थोड़ा फॉलो करना है, ये लिमिट आपको क्या करना है बोलो, फॉलो करना है। अब ध्यान से सुनो, डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स, क्या वर्ड यूज किया बोलो, डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स से कितना ले सकते हो, डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक से कितना ले सकते हैं। अगर एक एलिजिबल पब्लिक कंपनी है, अगर आप एक क्या हो बोलो, एलिजिबल पब्लिक कंपनी हो, आप क्या हो, एलिजिबल पब्लिक कंपनी, क्या हो बोलो, एलिजिबल पब्लिक कंपनी, तो आप डिपॉजिट ले सकते हो पब्लिक से कितना परसेंट, 25%। समझ आ रहा है? अगर आप एक एलिजिबल पब्लिक कंपनी हो और एक नॉन गवर्नमेंट हो तो तुम पब्लिक का पैसा रख सकते हो कितना परसेंट बोलो, 25%। अब आप पूछोगे ना 25% किसका, वो हम बता रहे नहीं, वो हम बता रहे, पहले क्या होगा 25%। और डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर कितना परसेंट ले सकते हो, 10%। एम आई क्लियर विद दिस? यस और नो, यस और नो बोलो। अब आप पूछोगे भैया ये किसका लेंगे भैया, आप लोगे पेड अप शेयर कैपिटल जो आएगा उसका 25 या 10%। सीए लेवल में ये है, लेकिन सीए लेवल में ना वो लोग बैलेंस शीट दे देता है, केस स्टडी पूछता है और क्वेश्चन कैलकुलेट करने बोलता है। हम लोग में ऐसा नहीं है। डन है? हम लोग को ये सबसे डेंजरस बात है साला, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ गया फिर भी ये मेथड तुम लिख दोगे लिमिट्स पूछ के, अगर एमसीक्यू पूछा तो ये भी लिख दोगे, ये सेफेस्ट साइड है। समझ आ रहा है? तो डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक कितना बोलो, 25% एंड डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर कितना बोलो, 10%। ये जो लिखे हो 25 और 10% ये किसके लिए, एलिजिबल पब्लिक कंपनी बीइंग अ नॉन गवर्नमेंट कंपनी। अब सुनो, अब आपके दिमाग में आएगा ना कि गवर्नमेंट कंपनी का क्या रहेगा। गवर्नमेंट कंपनी अगर आप एक एलिजिबल पब्लिक कंपनी हो, कौन से, गवर्नमेंट, तो आपका ए प्लस बी दोनों मिला के कितना परसेंट, 35%। कोई लिमिट नहीं है, मिला के कितना, 35। हम चाहे तो पब्लिक को भी दे सकते कितना, 35, और हम चाहे मेंबर को भी कितना दे सकते, 35, लेकिन 35% ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। डन है? कोई दिक्कत? कॉपी करो ये वाला, कर लिए? डन है? अब नेक्स्ट क्या दिख रहा है तुम लोगों को बोलो, नेक्स्ट क्या दिख रहा है बोलो, पब्लिक कंपनी। नेक्स्ट क्या दिख रहा है बोलो, पब्लिक कंपनी। अब पब्लिक कंपनी, अच्छा ए और बी समझा, ए और बी क्या है, क्या है, डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स। तो पब्लिक कंपनी का अगर मैं बात करूं, पब्लिक कंपनी का अगर मैं बात करूं तो डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक कितना रहेगा बोलो तो, 0। बोलो क्यों, ये लाइन पढ़ लो, क्योंकि पब्लिक से सिर्फ पैसा कौन ले सकता है, एलिजिबल पब्लिक कंपनी, इसीलिए बाकी जितना भी जन भी है सबका ए कितना रहेगा, 0। समझ आ रहा है? सबका ए कितना रहेगा बोलो, 0। एम आई क्लियर विद दिस? इसका बी जो है वो रहेगा 35%। डन है? क्या रहेगा बोलो, 35%। एम आई क्लियर विद दिस? यस और नो? श्योर। उसी तरह से बेटा अगर आप प्राइवेट कंपनी हो तो आपका अगेन ए क्या रहेगा और बी समझ आ रहा है? प्राइवेट कंपनी मेंबर से 100% ले सकता है, जितना लिमिट उसका कितना है, पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी पेमेंट। समझ आ रहा है?
श्योर? कितना परसेंट? 100%। फिर अगर आप IFSC पब्लिक कंपनी हो, IFSC मतलब जानते हो? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, ये फाइनेंस करता है बाहर को, फॉरेन को, समझ आ रहा है? हम लोग का फॉरेन जो रिलेशन होता है पैसा का, फाइनेंस का, ये रेगुलेट करता है, ये कंपनी रेगुलेट करता है, ठीक है? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? IFSC पब्लिक कंपनी। इस कंपनी का अगर आप ये कंपनी हो तो आप भी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो, किससे? पब्लिक से, लेकिन कितना परसेंट? ठीक है, और ये भी कितना परसेंट रहेगा बोलो? यानी कि डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर कितना ले सकते हो बोलो? 100%। डन है। अगर आप एक स्टार्टअप कंपनी हो, स्टार्टअप कौन से? प्राइवेट कंपनी, अभी ताज़ा ताज़ा खुले हो, ठीक है, तो आपका ए क्या रहेगा? 0% और बी क्या रहेगा? अनलिमिटेड। अब आपको दिमाग में दौड़ेगा कि अनलिमिटेड और 100% तो एक ही बात हो गई, एक बात हो गया, किसी एंगल से एक बात नहीं हुआ, ठीक है ना? अनलिमिटेड। उसी तरह प्राइवेट कंपनी जो कितना कंडीशन फुलफिल करे? 3 कंडीशन। प्राइवेट कंपनी जो कितना कंडीशन फुलफिल करे बोलो? 3 कंडीशन। उसका भी लिमिट ए क्या रहेगा और बी। ये ऐसा सेट करने का भी दूसरा क्राइटेरिया है, जोड़ी में याद करोगे तो हो जाएगा, क्योंकि जोड़ी का रिश्ता जोड़ी जैसा है, ठीक है? अब हम तुमको जोड़ी दिखाते हैं। पहला जोड़ी कौन सा हुआ? एलिजिबल पब्लिक कंपनी। इसका लिमिट देखो एक जैसा है, 35। नोटिस करो, 35 से ज्यादा नहीं है। डन है क्या? फिर अगर दूसरा नोटिस करोगे तो इन दोनों का जोड़ी सेम है। डन है। और फिर अगर इनका जोड़ी नोटिस करोगे तो इन दोनों का भी जोड़ी क्या है? सेम है। Am I clear with this? So this is all the limits for accepting deposits. किससे बोलो? पब्लिक से। समझ आ रहा है? तो ये आप कॉपी कर लीजिए। कर लिए क्या? ठीक है, 1 मिनट टाइम दे रहा हूँ, एक बार कॉपी कर लीजिए। आपको जानना है क्या प्राइवेट कंपनी क्या 3 कंडीशन है जो सेटिस्फाई करता है? तो वो 3 कंडीशन है, मैं लिख रहा हूँ, ठीक है? वो 3 कंडीशन है, वो 3 कंडीशन। नंबर ए है, प्राइवेट कंपनी हैज नो एसोसिएट होल्डिंग और सब्सिडियरी। ऐसा प्राइवेट कंपनी जिसका खुद का कोई होल्डिंग ना हो, खुद का कोई सब्सिडी ना हो और खुद का कोई एसोसिएट ना हो, ठीक है? नंबर 2, प्राइवेट कंपनी हैज नॉट व्हाट बोलो? डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट ऑफ व्हाट बोलो? लोन। प्राइवेट कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट ऑफ व्हाट बोलो बेटा लोग? लोन। ऐसा प्राइवेट कंपनी जो डिफॉल्ट नहीं किया है, क्या चीज में बोलो? रीपेमेंट ऑफ लोन के लिए। डन है। और थर्ड कंडीशन, प्राइवेट कंपनी हैज आउटस्टैंडिंग लोन। समझ आ रहा है? अप टू ट्वाइस द पेड अप शेयर कैपिटल और 50 करोड़ विच एवर इज लोअर। ऐसा प्राइवेट कंपनी जो इस 3 कंडीशन को फुलफिल करता है, उसका ये लिमिट होता है। डन है क्या? बट आपको पता है ये 3 लिमिट याद रखने का जरूरत नहीं है, वो तो मैं लिख दिया जस्ट बिकॉज दिखाने के लिए हमको आता है।
डन है, ऐसे आपके पेपर में इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, डन है। तो ये है लिमिट्स फॉर एक्सेप्टिंग व्हाट डिपॉजिट्स। हो गया, कॉपीड, डन है। तो ये सारा लिमिट्स है। ये देखिए आपके मिसलेनियस टॉपिक्स में यहाँ लिखा हुआ था, ये शीट में, ठीक है, ये वही है और मैंने उसको एक बार में लिख दिया, ठीक है, वो चार्ट ही बनवा दिया इसका, तो आप उसको कर लेंगे आराम से, डन है क्या। तो आपका डिपॉजिट वाला पोर्शन भी क्या हो जाता है बोलिए, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है बोलो तो, चार्ज। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, चार्ज। मैं आपको अच्छी तरह से समझाता हूँ पहले चार्ज के बारे में, डन है ना, तब आपको ये आगे समझ आएगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या बोलो, चार्ज। पहले मैं बता दूं बचा कितना, नहीं तो आधा बच्चा बेहोश हो जाएगा। चार्ज करना है, डन है, डिबेंचर करना है, ठीक है, और लास्ट टॉपिक क्या करना है, कन्वर्जन, ठीक है। और फिर हम लोग सारा क्या सॉल्व करेंगे, एमसीक्यूज, इतना करना है, डन है। हाँ फिर क्या, पहले तो किताब कॉपी लाया नहीं है, यहाँ पे नुक्स निकाला बैठ बैठ के नीच आदमी। नेक्स्ट क्या बोलो, चार्ज। नेक्स्ट क्या है, चार्ज। अब चार्ज क्या होता है, ध्यान से सुनो। चार्ज जो है ये एक तरह का क्या है बोलो, राइट्स। राइट्स किसका है, क्रेडिटर का। इट इज अ राइट्स ऑफ अ क्रेडिटर, इट इज अ राइट्स ऑफ अ क्रेडिटर ओवर द assets of a company. It is a rights of a creditor over the assets of a company. मेरा क्यूटीज, ये एक राइट है किसका, क्रेडिटर का, किसके ऊपर, कंपनी के एसेट्स के ऊपर, ओवर द एसेट्स ऑफ अ कंपनी, ठीक है। इट्स द राइट्स ऑफ अ क्रेडिटर, राइट्स ऑफ अ क्रेडिटर किसके ऊपर, ओवर द एसेट्स ऑफ अ कंपनी। मैं आपको अब अच्छा से समझाता हूँ, ठीक है ना। एक्चुअल में ये चार्ज होता क्या और क्या है ये, और कंपनीज एक्ट में इसका क्या रेलिवेंस है, इसका डन एक अच्छी तरह से क्या रेलिवेंस है ये आपको समझना पड़ेगा। अब ध्यान से समझिए कि इस चार्ज का क्या रेलिवेंस है। जब मैं मुंह फाड़ के बोलता हूं एक वर्ड जिसका नाम क्या बोलो, चार्ज। चार्ज का अगर एक सिंपल भाषा में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं हिंदी में, इसका सिंपल सा मतलब होता है गिरवी रखना। कोई चीज को क्या रखना बोलो, गिरवी ही क्या है, चार्ज है, ठीक है। कोई चीज को गिरवी रखना ही क्या माना जाता है बोलो, चार्ज माना जाता है। एनीथिंग जिसको आप गिरवी रखते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बोलो, चार्ज बोलते हैं। अब ये जो चार्ज है इसका अलग रूल है, ठीक है। रूल क्या है, ध्यान से सुनो। चार्ज कंपनी वर्ड यूज करता है क्यूट सा सोफिस्टिकेटेड वे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज, ठीक है। लेकिन लोकल भाषा में इसको क्या बोलते हैं, गिरवी। जब कभी भी कंपनी को लोन चाहिए तो कंपनी क्या करता है, अपने एसेट को गिरवी पे रखता है। इसीलिए चार्ज का मतलब क्या होता है, राइट्स ऑफ अ क्रेडिटर ओवर द एसेट्स ऑफ अ कंपनी। एम आई क्लियर विद दिस। तो चार्ज जो होता है बच्चा लोग, चार्ज वो बहुत अलग अलग तरह का वर्ड होता है जो कंपनी एक बार में क्या बोलता है, चार्ज। अब सपोज करो तुम एक मूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी पे लगाए हो, जैसे कि हम अपना गाड़ी गिरवी पे लगाए, कंपनी उसको एक ही बात बोलेगा, क्या, चार्ज।
कंपनी क्या बोलेगा, चार्ज। लेकिन हम लोग प्रोफेशनल वर्ल्ड में मूवेबल प्रॉपर्टी को जब आप गिरवी लगाते हो, मूवेबल प्रॉपर्टी को आप गिरवी लगाते हो, उसको हम लोग बोलते हैं प्लेज। ठीक है, प्लेज कब होता है, जब आप क्या, कौन से प्रॉपर्टी को गिरवी लगाते हो, बोलो, मूवेबल प्रॉपर्टी को। लेकिन कंपनी उसको क्या बोलेगा एक बार में फिर से, चार्ज। कंपनी क्या बोलेगा, चार्ज, चार्ज एंड चार्ज। डन है क्या अच्छी तरह से। उसी तरह से जब आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी लगाओगे, किसको लगाओगे, बोलो, इमूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी लगाओगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं मॉर्टगेज। ये किसका गिरवी है बोलो तो, ठीक है, गिरवी देता है लोन लेता है, गिरवी देता है लोन लेता है, लेकिन बेटा एट द एंड वो क्या है, चार्ज। कितना क्यूट लग रहा है, सोफिस्टिकेटेड लग रहा है, अमीरों का फील आ रहा है, चार्ज। समझ आ रहा है। और तीसरा जो होता है बेटा, वो होता है हाइपोथिकेशन। क्या होता है बोलो तो, हाइपोथिकेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपोथिकेटेड। क्या बोलते हैं बोलो, हाइपोथिकेटेड। इसका मतलब क्या होता है पता है, हाइपोथिकेटेड का, जब आप जो परचेज किए हो, मतलब जिस चीज को परचेज कर रहे हो वही गिरवी पे है। हमको गाड़ी चाहिए तो हम कार लोन लेंगे, कार लोन लेंगे, गिरवी पे क्या चढ़ा देंगे, वही गाड़ी जिसको लिए है, उसी को बोलते हैं हाइपोथिकेशन। ये तुम लोग मिनी बस के पीछे लिखता हुआ देखा जाएगा, मिनी बसेस एंड बसेस हाइपोथिकेटेड टू SBI, यानी कि ये गाड़ी लोन लेके लिया गया है और ये किससे हाइपोथिकेटेड है, SBI का। यहाँ अगर प्रीमियम फेल किया तो क्या उठा लेंगे, गाड़ी। भैया ये सारा ज्ञान का बात खत्म हुआ, एट द एंड इसको क्या बोलेंगे, चार्ज। इसको ऑल टुगेदर क्या बोलेंगे, बोलिए, चार्ज। टोटल में क्या बोलेंगे, चार्ज। एम आई क्लियर विद दिस। तो अब आपको समझ है जो हम लाइन लिखा है, चार्ज मीन्स व्हाट, इट इज अ राइट ऑफ अ क्रेडिटर, राइट ऑफ अ क्रेडिटर ओवर द एसेट्स ऑफ अ कंपनी। अब ध्यान से समझो, हमको रिया से लोन चाहिए, हम लोन लेंगे, ये मेरे को क्या बोलेगी कि कुछ गिरवी रखिए, हम एक AC इसके नाम पे गिरवी रख दिए, तो ये AC का चार्ज किसके ऊपर हुआ बोलो, इसके ऊपर। समझ आए। यानी कि अगर हम लोन नहीं दे पाए और हम लॉस में, हम, मेरा कंपनी बंद हो रहा है, एसेट बेचा जाएगा, तो एसेट बेच के किसको पेमेंट किया जाता है, सबसे पहले क्रेडिटर्स को। ये कहलाएगी क्रेडिटर ऑब्वियसली, लेकिन कौन सी क्रेडिटर, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, बिकॉज इसका ऑलरेडी एक AC बुक्ड है, मतलब वो बिकेगा तो पैसा सिर्फ और सिर्फ उसी का होगा, भले इसके पहले और भी लोग हैं, भाड़ में जाए, ये AC उसका, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज। समझ आ रहा है। अब एक वर्ड सुना होगा तुम लोग, डिबेंचर, वो भी एक तरह का लोन होता है, लेकिन कंपनी डिबेंचर जब इशू करता है तो वो बस डिबेंचर बोलता है, प्रूव रहता है कंपनी के लिए। अब सपोज करो दिशा, भूल गए, सालों बाद आती है बच्ची, तो दिशा से हम लोन लिए, ठीक है, दिशा से क्या लिए बोलो, लोन लिए। ये बोले आपका मुंह पे भी ट्रस्ट नहीं है, आपका गिरवी पे भी नहीं, आप प्रूफ दीजिए, प्रूफ ले लीजिए मेरे से, कुछ मेरे को कुछ प्रूफ दीजिए कि हम आपको पैसा दिए, तो हम इसको क्या दे दिए बोलो तो, कंपनी का डिबेंचर। तो ये क्या हो गई, डिबेंचर होल्डर वाली क्रेडिटर, ये हो गई नॉर्मल क्रेडिटर। लेकिन इस पे भी तो हम कुछ गिरवी, ये भी तो गिरवी मांगेगी ना, तो हम उसको दूसरा AC दे दिए। समझ आया अच्छी तरह से। ये क्या क्रिएट किया हम बोलो, चार्ज। अब यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, हमको और इसको और इसको और हमको पता है कि ये 2 AC इन लोगों का है, और हमको पता है ये 2 AC इन लोगों का है। अब तुम जैसा जो नमूना आदमी लोग है, जो कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है, उसको तो नहीं पता ना ये एसेट ये कंपनी का गिरवी पे है, तो इसके बारे में तुम लोग को बताना पड़ेगा ना। तो तुम लोग को पता कैसे चलेगा, ROC बताएगा। कौन बताएगा, ROC। और ROC को कौन बताएगा, कंपनी। समझ आ रहा है। या फिर अगर कंपनी नहीं बताया तो कौन बताएगा, चार्ज होल्डर्स। तो अब क्या होगा, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, 1 मिनट देंगे तुम लोग को, रुक जाओ। कौन बोलता शादी उम्र देख के होता भाई, कौन नीच बोला तुम, वो मेरा पर्सनल लाइफ है, हम 12 करे,
मेरा मर्जी। तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम? इधर आओ सब बच्चा लोग। तलब हो रहा है इसको, तेरे को कैसे पता? इधर आओ। चार्ज, सुनो, कॉपी मत करो, चुपचाप सुनो। कंपनी, और ये एक ले लो कौन? रिया, और ये ले लो कौन? दिशा। कंपनी ये क्या दे रहा है, मतलब रिया क्या दे रही है कंपनी को? बोलो, लोन। और ये भी क्या दे रही है? लोन। लेकिन दिशा कौन? एक तरह से डीएच है। डीएच मतलब डिबेंचर होल्डर। तो कंपनी को जब लोन मिला है तो कंपनी सामने वाले को गिरवी दिया होगा, है कि नहीं? तो जो गिरवी मिला है, कंपनी गिरवी जो दिया है, उसके बारे में किसको बताएगा? बोलो, किसको बताएगा? आरओसी को। अब आरओसी तो हमारे पापा तो नहीं लगते ना कि ऐसे हेलो चार्ज रजिस्टर है, ठीक है, ऐसे नहीं, एक फॉर्म में बताना पड़ेगा। किस में बताना पड़ेगा? एक फॉर्म देके, वो फॉर्म नंबर है CHG1। CHG1। CHG1 यूज होगा किसके लिए बोलो तो? रिया के लिए, जो कि नॉर्मल क्रेडिटर है, ठीक है। और CHG9 यूज होगा किसके लिए बोलो? दिशा के लिए, जो क्या है? डिबेंचर होल्डर। तो डिबेंचर होल्डर का अगर एसेट के बारे में बताना है, गिरवी के बारे में बताना है, तो किस में बताओगे? CHG9 में। और नॉर्मल क्रेडिटर का किस में बताओगे? CHG1 में। तो देखो वही लिखा है बेटा, ये देखो क्या लिखा है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 77, whenever charge is created on any property or asset, it must be क्या बोलो? रजिस्टर्ड। किसके पास? आरओसी के पास। कितना दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। किस फॉर्म में? CHG1 में। और डिबेंचर हो तो किस फॉर्म में? CHG9 में। क्या आपको क्लियर हुआ? किस फॉर्म में रजिस्टर करोगे बोलो? CHG1 में। और डिबेंचर हो तो किस फॉर्म में? CHG9 में। एम आई क्लियर विद दिस? कितना दिन में रजिस्टर करोगे? 30 दिन में। अगर 30 दिन में किए तो नॉर्मल फीस से हो जाएगा, लेकिन तुम नीच आदमी हो, नहीं किए 30 दिन में, तो फिर नेक्स्ट 30 दिन देंगे, लेकिन पैसा थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तुम इतने महान नीच हो कि उस नेक्स्ट 30 दिन में भी नहीं किए, तो फिर कितना दिन और मिलेगा? 60 दिन। इसमें तुम्हारा एड वोलेरम फीस लगेगा, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा इंटरेस्ट के साथ। यानी कि इससे तुम क्या समझे कि हमको चार्ज को रजिस्टर करना ही करना है। ध्यान से देखो, कंपनी अगर इस 30 दिन में नहीं कर पाया, तब चार्ज होल्डर लोग के पास भी पावर आ जाता है आरओसी को बताने के लिए कि ये गिरवी, ये जो एसेट है वो किसके गिरवी, मतलब ये एसेट क्या है? हम लोग के ऊपर गिरवी है। एम आई क्लियर विद दिस? वही बोल रहा है कि अगर कंपनी नहीं बता पाता 30 दिन के अंदर, तब चार्ज होल्डर खुद बता सकता है इन सेम फॉर्मेट। यानी कि दिशा बताएगी किस फॉर्म में? CHG9 में। रिया बताएगी किस फॉर्म में? CHG1 में। एम आई क्लियर विद दिस? अच्छी तरह से क्लियर है? अब CHG1 का ये फॉर्म है, ठीक है, ये क्या बोलो? फॉर्म है। समझ आ रहा है? ई फॉर्म CHG1 डन है। अब यहाँ पे लिंक में क्लिक करोगे तो तुमको सारे फॉर्म्स का वो मिलेगा। समझ आ रहा है कि आपको कैसे भरना है, कैसे नहीं भरना है, सारा कुछ डिटेल्स रहता है इस फॉर्म्स में। इसमें देखो CHG1 में क्या क्या देना पड़ता है, सिन, ठीक है। यहाँ पे प्रीफिल बटन रहता है। प्रीफिल बटन मतलब ऑलरेडी वो बटन टिपोगे तो सारा डिटेल ऑटोमेटिकली भर जाएगा, अगर आरओसी के साइड से खोलोगे तो। यही सब करके ही आपका नौटंकी रहेगा। डन है क्या अच्छी तरह से? तो यही है आपका। अब ये मिसलेनियस वाला उड़ गया, अरे यार लोचा है जिंदगी में भाई। एयर ड्रॉप, आईपैड थोड़ा
डन है, अच्छी तरह से क्लियर हुआ। अच्छा, अब सुनो, बाई चांस चार्ज में कुछ क्या करना है बोलो तो, चार्ज में कुछ मॉडिफिकेशन करना है। मॉडिफिकेशन मतलब टर्म्स को चेंज करना है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन चेंज करना है। तो इस मॉडिफिकेशन के टर्म्स एंड कंडीशन को चेंज करने के लिए भी आपको आरओसी को बताना पड़ेगा सेम फॉर्मेट में। रिया बताएगी किसमें, मतलब रिया के लिए हम लोग बताएंगे किसमें, CHG 1 में, और दिशा के लिए किसमें, CHG 9। ठीक है, आप जमा किए किसके पास, आरओसी के पास। अगर आपका आरओसी क्रिएशन ऑफ चार्ज रजिस्टर के लिए डाले थे ना, रजिस्टर कर देगा तो किसमें बता देगा, CHG 2 में, और मॉडिफिकेशन के लिए अप्लाई की तो उसके बारे में बता देगा किसमें, CHG 3 में। एम आई क्लियर विद दिस। तुम अप्लाई किए CHG 19 तो वो तुमको देगा CHG 2। तुम अप्लाई किए थे CHG 19 फॉर मॉडिफिकेशन, वो तुमको देगा CHG 3। एम आई क्लियर विद दिस, क्लियर हुआ। ये सारा बेटा, सारा का सारा किसके लिए बोलो ना, MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। डन है क्या। अब देखो, आरओसी जो एक रजिस्टर मेंटेन करेगा चार्ज का, कहां पे बोलो, MCA के वेबसाइट्स में। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, इफ अ कंपनी हैज रिपेड द अमाउंट, पहले गिरवी लोन लिए थे, अब हम लोन को क्या कर चुके हैं, रिया को वापस दे चुके हैं और दिशा को वापस दे चुके हैं। तो कंपनी हैज रिपेड द अमाउंट, देन कंपनी अप्लाई करेगा आरओसी के पास फिर कितना दिन में, 30 दिन के अंदर। किस फॉर्म में, CHG 4 फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्जेस। बोलेगा ना कि अब जो चार्ज था वो वहाँ से आज़ाद कर दो, यहाँ कंपनी पहले पहुँचेगा, क्योंकि अब वो अगर गिरवी भरा तो दिक्कत रहेगा। डन है, CHG 4 में। लेकिन पता है, कंपनी नहीं गया 30 दिन के अंदर तो उसको कितना दिन मिलेगा, 300 दिन मिलेगा जाने के लिए, सेटिस्फैक्शन करने के लिए। लेकिन वहाँ भी नहीं गया, 300 दिन में भी नहीं गया, महान नीच है साला। 300 दिन में, अब मतलब ऐसा निर्लज लोग ही होगा जो अपना ही फायदा वाला चीज़ को रिलीज ना कराए। देन वो जाएगा रीजनल डायरेक्टर के पास। किसके पास बोलो, रीजनल डायरेक्टर, माफ़ी मांगने। कॉन्डोनेशन का मतलब होता है माफ़ी। माफ़ी क्या चीज़ का मांगने, डिले के लिए, कि क्यों वो 300 दिन में जमा नहीं कर पाया। किस फॉर्म में माफ़ी मांगेगा, CHG 8 में। अब याद करो, जो लोग चैप्टर 2 पढ़ा और जिसको याद है, ऑल्टरेशन याद है, ऑल्टरेशन ऑफ रजिस्टर ऑफिस, वहाँ पे हम लोग पढ़े थे एक फॉर्म INC 28। INC 28 में क्या पढ़े थे तुम लोग, INC 28 में क्या पढ़े थे, कोई भी ऑर्डर जो अथॉरिटी देगा उसको इन्फॉर्म करेंगे किसको, आरओसी को। तो जो रीजनल डायरेक्टर ऑर्डर देगा ना कि हाँ हाँ ठीक है माफ़ कर दिए, उसके बारे में आरओसी को बताओगे किस फॉर्म में, INC 28 में और CH4 के साथ। CH4 कब फाइल होता है, जब तुमको चार्ज को क्या करना है, सेटिस्फाई। कितना दिन में अप्लाई करना है बोलो, 30। तुम नहीं कर पाए 30 दिन में, तब 300 दिन, और तुम महान नीच हो, 300 दिन में भी नहीं जा पाए तो रीजनल डायरेक्टर से माफ़ी मांगना पड़ेगा इनफॉर्म नंबर CHG 8। रीजनल डायरेक्टर बोला ठीक है माफ़ कर दिया, तो आरओसी को किस फॉर्म में बताओगे, INC 28। नीच INC 28 में बता रहे हो ऑर्डर के बारे में, फिर नमूना साला तुम लोग CH4 फिर नहीं फाइल किया। ये तो मेन है ना बेटा, वो तो माफ़ी था, माफ़ी फाइल करके बैठ गया है। अबे माफ़ी किस लिए दिए थे, कि तुम 300 दिन में अप्लाई नहीं कर पाए, अब तो कर दे। तो INC 28 के साथ और एक फॉर्म जाएगा, क्या नाम है, CH4। और ये CH4 क्या है बाबा, सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्जेस। एम आई क्लियर विद दिस। दिस इज ऑल अबाउट चार्जेस, दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, चार्जेस। लास्ट टॉपिक मिसलेनियस का क्या नाम है बोलो, क्या नाम है बोलो, डिबेंचर्स। क्या नाम है, डिबेंचर्स, डिबेंचर्स। एम आई क्लियर विद दिस। अब डिबेंचर्स क्या होता है आपको पता चल ही चुका है, ठीक है। एक तरह का क्रेडिटर होता है जो कंपनी लोन लेता है, तो ठीक है। अब ये वाला पहला लाइन पढ़ो, देखो पढ़ाया हुआ है, 1 और 2 पढ़ो, पढ़ाया हुआ है। बता देना कौन से सेक्शन में पढ़े हो, मान जाएंगे। 1 और 2, 1 ही बता दो कौन से सेक्शन में पढ़े हो, पढ़ के लगेगा पढ़े हुए हो, अगर पढ़े हो तो। पहला वाला कहाँ पढ़े हो बोलो, सुना सुना लग रहा है। हाँ 179।
हैं? कहाँ पढ़ा है तो भाई, कहाँ पढ़ा है ओए? वो तो पता है कहाँ। तुम बोल देता डायरेक्ट कंपनी लॉ में पढ़े। गाली खाएगा छेटो। कहाँ पढ़ी है दिशा, कहाँ पढ़ी है? तो वीडियो कंप्लीट की है जहां तक है? कहाँ पढ़ी है तुम? तो दोनों सहेली को क्या उड़ा दिया तुम? कहाँ पढ़ा है? ये तो हाल में पढ़ा होगा भैया, यही नमूना हाल में पढ़ा था। अबे राइट इशू में पढ़ा था, राइट इशू में। वो बाई बैक है बे, राइट इशू में पढ़ा था, राइट इशू में। कि जब कभी भी कंपनी डिबेंचर इशू करेगा जो कन्वर्टेबल है, एसआर इन जीएम पास हो जाना, नहीं तो बाद में लगेगा कि कंपनी क्या इशू किया है, इक्विटी शेयर। राइट इशू में पढ़ा है, दिखा दे। राइट इशू में पढ़ा, राइट इशू में कि नो कंपनी कैन इशू कन्वर्टेबल डिबेंचर, नो कंपनी कैन इशू कन्वर्टेबल डिबेंचर प्रोवाइडेड दैट बिफोर इशूइंग एसआर इन जीएम वॉज हैज बीन पास्ड। याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है? दिखा दे मैट, समझ आ रहा है? वही है, क्लियर हुआ अच्छी तरह से? अच्छा, कोई भी डिबेंचर वोटिंग राइट्स के साथ इशू नहीं हो सकता। अब तुम लोग पूछते हो ना कि प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल होता है, याद करो रिडेम्पशन का क्या समय है? प्रेफरेंस शेयर का, प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन का क्या समय है? प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन का क्या समय है? 20 साल, 20 ईयर। और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना साल है? 30 साल। यहां पे डिबेंचर के लिए रिडेम्पशन का क्या समय है? 10 साल। समझ आ रहा है? और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना बोलो? 30 साल। जिस तरह तुम सीआरआर बनाते हो, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, उस तरह तुम यहां पे क्या बनाओगे? डीआरआर, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। और 5 नंबर नहीं है पढ़ना है। हो गया, मिसलेनियस टॉपिक खत्म। समझ आ रहा है? मिसलेनियस टॉपिक क्या हो गया? खत्म हो गया। अब तुम लोग से हम क्या ही उम्मीद करें? पढ़ाई नहीं है नीच लोग। कब पढ़ेगा? 40 मार्क्स मेरा हो गया है, मेरा नया बैच आ जाएगा, मेरे को पैसा आ जाएगा, तुम लोग देख ले भाई। लेबर लॉ, लेबर लॉ, ठीक है? मंडे वेडनेसडे, मंडे वेडनेसडे, नेक्स्ट वीक से, ये वाला नहीं, नेक्स्ट वीक से लेबर लॉ 11:45 क्लास टाइमिंग रहेगा। समझ आ रहा है? मंडे एंड वेडनेसडे, 2 हफ्ता लेबर लॉ कंप्लीट। मतलब मंडे वेडनेसडे, फिर नेक्स्ट वीक मंडे वेडनेसडे, लेबर लॉ पूरी तरह से कंप्लीट। बचा क्या सर? सिर्फ 1 महीना। किसके लिए? पूरा लॉ उड़ाने के लिए। हड़बड़ाए है क्या हम? कोई बोल दे हम हड़बड़ा के पढ़ाए तो मान जाएंगे। इधर देखो, सिलेबस जान लो पहले, छोड़ो वो सब, छोड़ो नीचे लोग, छोड़ो 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 छोड़ो, इधर आ जाओ क्यूट लोग, इधर आ जाओ। ये देखो, इधर देखो, ये देखो, ये 40 मार्क्स डन, डन है। ये एथिक्स कितना मार्क्स है? इसमें हम तुम लोगों को 10 क्वेश्चन देंगे, ऑब्वियसली समझाने के बाद पढ़ा देंगे। इस 10 क्वेश्चन में तुम लोगों को 15 मार्क्स आ जाएगा। समझ आया? ओनली 10 क्वेश्चन, 15 मार्क्स। तो ये एथिक्स तुम अभी मेरे से समझ जरूर लेना, लेकिन तुम इसको पढ़ना एग्जाम के पहले ही, क्योंकि तुम इसको जितना पढ़ोगे उतना भूलोगे। ठीक है? हम बताते हैं ऐसा हम क्यों बोलते हैं। मैनेजमेंट जानते हो? मैनेजमेंट ये उस जात का है। समझ आ रहा है? इसमें तुमको पॉइंट टू पॉइंट याद रखना और उलट देना है। जैसे मान लो तुम्हारा एग्जाम मान लो 15 जुलाई को है, आज 10 तारीख को है ना? तो हम तुमको एथिक्स पढ़ाए हुए, तुम भी पढ़ा हुआ एक बार, इसको तुम पढ़ेगा कब बोलो तो 11 जुलाई को। एग्जाम कब है? 15। तो तुरंत रहेगा, लिख पाएगा। समझ आ रहा है? ये है 15 मार्क्स का। ये पहले पढ़ेंगे हम लोग, मतलब अभी नहीं, एग्जाम के पहले ये पढ़ के जाएंगे पहले, क्योंकि 15 मार्क्स स्ट्रेट फॉरवर्ड देता है।
और बेस्ट चीज़ है इसमें तुम कुछ भी लिख सकता है, बीच में 2 लाइन में लिख सकता है गाना का, तुम जो है जिंदगी में बात बन गई, आई लव यू टू, फिर नेक्स्ट फिर मैनेजमेंट शुरू, समझ आ रही है, ये सब भी लिख के तुम कर सकता है। लेकिन बाकी सब में तुम कुछ भी नहीं लिख सकता ना बेटा, इसमें तुम भर सकता है अपने मन से, तो तुम लोग उस्ताद है ही, लेकिन बाकी सब में तुम अपने मन से नहीं कुछ भर सकता, तुमको कानून लिखना पड़ेगा। डन है, तो कंपनीज एक्ट खत्म हुआ। अच्छा, हम इसी का बात कर रहे थे, इसका 15 मार्क्स टोटल, ये 5 ठो पढ़ोगी तो 10 मार्क्स का आएगा, 5 ठो पढ़ोगी तो कितना मार्क्स का आएगा, 10 मार्क्स का आएगा। और एक तो अकेला क्या बोलो, कोड ऑन वेजेस, कितना मार्क्स का आएगा, 5%, मतलब 5 मार्क्स। ठीक है, एग्जाम्स में मतलब इसका यूट्यूब में हम डाले भी है, कोड ऑन वेजेस फुल रिविजन पढ़ाएंगे, मतलब कोड ऑन वेजेस भी डाल दिए। डन है, इसीलिए बेटा ये पूरा पढ़ाने में मेरे को लगता है सिर्फ और सिर्फ कितना दिन, 5 डेज। ठीक है, और 5 डेज में अगर हम आपको 15 मार्क्स दिला रहे हैं तो हमको नहीं लगता हम खराब पढ़ा रहे हैं, अच्छा है क्योंकि ईजी है। डन है, फिर देखो ये रहा, तुम लोग मेरे को बोलते हो ना, ये देखो खाली वेटेज देखो इंस्टीट्यूट का, ये कॉन्स्टिट्यूशन है कितना परसेंट का, 5। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कितना, बेटा ये सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं है, इसी के अंदर इंडेमनिटी भी है, इसी के अंदर गारंटी भी है, इसी के अंदर बेलमेंट भी है, इसके अंदर भी प्लेज भी है, इसके अंदर एजेंसी भी है, ये सब मिला के कितना, 10। तो अगर हम कॉन्ट्रैक्ट जनरल प्रिंसिपल थोड़ा स्पीड पढ़ाए तो क्या खराब किए, आपको समझना पड़ेगा कि हमको कितना देर किसको पढ़ना है। पगला लोग की तरह बैठा रहेगा फाउंडेशन की तरह जनरल प्रिंसिपल पढ़ने, नहीं आएगा पेपर में। 4 से 5 क्वेश्चन लॉन्ग बता देंगे, वो पढ़ लेना, और बाकी ज्ञान तो है ही ना, संभाल लेना। समझ आ रहा है। नेक्स्ट, सेल्स ऑफ गुड्स दे कितना, 5 मार्क्स। नेगोशिएबल कितना, 5 मार्क्स। इंडियन पार्टनरशिप एलएलपी मिला के कितना, 5 मार्क्स। कौन सा, किससे, सोगा और उससे, ये इंस्टीट्यूट वेटेज है, अभी हम आ रहे हैं उसमें, ये इंस्टीट्यूट वेटेज है। अब आ जाओ हमारा वेटेज पे। इंस्टीट्यूट एक लाइन लिख दी है, एकदम सिंपल सा लाइन किए, मिनिमम है, ठीक है, ये क्या है, मिनिमम है, और जिसका वेटेज 20% से ज़्यादा है, 20% से ज़्यादा है, उसका मिनिमम 20% ही रहेगा। यानी कि कंपनी लॉ का वेटेज कितना है, 40। 20% से ज़्यादा है ना, तो ये 40 का मिनिमम कितना माना जाएगा, 20। यानी कि वो चाहे तो कंपनी 40 से कितना ला के खड़ा कर सकता है, 20, और बाकी का वेटेज बढ़ा सकता है। समझ आ रहा है। ये मिनिमम बोलने का मतलब है स्ट्रैटेजी, कि वो इसको इतना फॉलो करेगा। डन है, मिनिमम फॉलो करेगा। फॉलो क्या करेगा, माने 5 तो दे रही है। डन है क्या। अब ये रहा हमारा सिलेबस, ठीक है, 516 पेज है, ऊपर देखो, ठीक है, और हमारा मैथ जो है उतना ही है, इक्विवेलेंट टू 516। डन है, पढ़ना पड़ेगा। अब सिलेबस के अंदर का बात करें तो कंटेंट हेवी है। अब तुम देख लो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, कितना मार्क्स, 10 मार्क्स। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट ये आएगा ही आएगा, कितना मार्क्स, 5 मार्क्स से लेके 10 मार्क्स। और हो सकता है कि इसमें से आए कितना, 0 से लेके 5 मार्क्स। तो बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या बोलता है, ये अच्छा से पढ़ लो एटलीस्ट। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल, इंडियन पार्टनरशिप एलएलपी, ये देखो इंडस्ट्रियल लॉ, ठीक है, ये अपने को पढ़ना है। और ये रहा अपना कॉर्पोरेट लॉज, ठीक है,
अब हम तुम लोगों को अगर MCQs के पास ले जाए, देखो मैं MCQ आज तक नहीं खोला क्योंकि तुम लोग इतने छोटे जन हो, छोटे बिरादरी को बैठे हो अभी, तो हम टाइम लेके खोल रहे हैं तुम लोग के सामने, ठीक है। तो MCQs होता है लास्ट पेज में ना, कब है कि भी नहीं, वो मतलब पूरा पूरा एक्ट खत्म करके एक बार में, चैप्टर तो खत्म हो गया रे। अच्छा देखो 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 देखो, तुम लोग डर रहा था, यहाँ तक पावर्स देखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पावर्स, देखा, डन है। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क्या है, पावर है। मैंने आपको और अच्छा से उसको वो किया। अब देखो इतना डेंजरस वर्ड लिखा था ना, ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल कंट्रोल, खत्म चैप्टर, एक पैरा देके, समझ आ रहा है। फिर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल दिख रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं है, सेक्शन 143 है जो डील करता है किससे, बोलो, पावर्स ऑफ ऑडिटर से। ये देखो ड्यूटीज एंड पावर ऑफ ऑडिटर, वही पढ़ना है आपको। हम बोले थे ना ऑडिट कमेटी, तो जब ऑडिट पढ़ाएंगे तो ये दो टॉपिक कवर हो जाएगा। ये आता भी नहीं है, की मैनेजर पर्सन इन लोगों का सिर्फ डेफिनेशन था बस, तो लिखे। अब देखो MCQ आ रहा है 25 मार्क्स का, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद MCQs। हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि जैसे आपको जो आता है वो मेरे को आता है, नहीं समझा, जो तुमको आना चाहिए वो मेरे को आना चाहिए। एज अ टीचर हम सॉल्व नहीं करेंगे, नहीं तो मेरे को सब आता है, ठीक है। हम ऐसे सॉल्व करेंगे जो हम आपको पढ़ाए और वैसा आ गया है, ठीक है ना। तो ये पूरा एक्सपीरियंस पे, क्योंकि मैंने इसको शॉर्टर वर्जन पे ही पढ़ाया ऑब्वियसली, लेकिन मैं देखता हूँ कि हम लोग कितने MCQs अपने दिमाग के अनुसार कर पाते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। Which one of the following is not correct in the regard to the share certificate? The company secretary shall issue the share certificate, ठीक है। Number 2, the share certificate shall be issued in pursuance of resolution of the board. Every share certificate shall be distinguished to its distinct number. The shares may be in dematerialized form. इसमें से पूछ रहा है कौन सा करेक्ट नहीं है। क्या एक कंपनी सेक्रेटरी इशू करता है शेयर सर्टिफिकेट? द आंसर इज यस, क्योंकि हम लोग पढ़े थे इट मस्ट बी साइंड बाय 1 CS और 1 डे, तो ये राइट है, यानी कि ऑप्शन ए तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। ऑप्शन बी बोलता है कि शेयर सर्टिफिकेट शैल बी इशूड इन द परसुएंस ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड। ऑब्वियसली बोर्ड के थ्रू ही पास होगा, थोड़ी ना हम लोग अपने मन से दे देंगे। डन है क्या? तो ये भी राइट है। नंबर 3 बोलता है हर शेयर सर्टिफिकेट अलग रहेगा, नंबर अलग रहता है। यस, शेयर नंबर अलग रहता है। द आंसर इज व्हाट? डी। हाँ, तो ये डीमैटेरियलाइज मतलब डीमैट, और जब डीमैट है तो शेयर सर्टिफिकेट इशू नहीं होता, तो ऑप्शन डी राइट। समझ आ रहा है? आपको पूरा ज्ञान का ये काम है, आप थोड़ा डॉट टू डॉट मैच होगा ऐसा नहीं, थोड़ा बुद्धि तो लगाना पड़ेगा। डन है। नंबर 2, इफ अ कंपनी डज नॉट हैव अ कॉमन सील, थप्पा नहीं है, थप्पा थप्पा, द शेयर सर्टिफिकेट शैल बी साइंड बाय आइदर 2 डायरेक्टर या फिर 1 डायरेक्टर एंड 1 कंपनी सेक्रेटरी। हम लोग जब जब एक्सक्लूसिवली CMA क्लास करेंगे तब तक हम पास्ट पेपर सॉल्व करवाएंगे, MCQs पहले खाली करते रहेंगे, क्योंकि 25 मार्क्स पहले चाहिए, बाद में अपना सड़ा हुआ ज्ञान देखेंगे हम लोग लिखने का। हमको पता है तुम लोग क्या करेगा लिखने में, सब अपना अपना टैलेंट दिखाएगा, और जब बाद में खुद पढ़ेगा ना उल्टी होने लगेगा, ये हम लिखे है, ये भी होता है। तो पहले 25 मार्क्स सिक्योर करना है। ओके चलो, in case of unlisted company, duplicate share certificate shall be issued within a period of। अब ये डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू होता है, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू होता है। अब डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू होता है, हमको आंसर पता है अमेंडमेंट के हिसाब से, द आंसर इज 6 months। डन है क्या? नेक्स्ट, द बोनस, ये हम तुम लोग को पढ़ाई नहीं है तो हम कट कर दिए।
ठीक है ना, एक बार के लिए पता चले कि हम कहाँ पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। नेक्स्ट, द बोनस शेयर्स मे बी इशूड आउट ऑफ एनी ऑफ द अबव। सब डन है क्या, ये पूछ रहे हैं, देख लो। फॉर विच पर्पसेस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कैन बी यूटिलाइज्ड, एनी ऑफ द अबव। याद करो, पूरा पढ़े थे हम लोग सेक्शन 52 में, याद आ रहा है। यूजेस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम भूल गया, यूज ऑफ इशू, बोनस इशू सब था, पढ़े थे 52 शेयर कैपिटल के चैप्टर में। हाँ डन है। नेक्स्ट 6 नंबर, द कोरम फॉर अ पब्लिक कंपनी, द कोरम फॉर अ पब्लिक कंपनी हैविंग नंबर ऑफ मेंबर मोर देन 5000, बताओ कितना। कोरम पब्लिक कंपनी हैविंग नंबर ऑफ मेंबर मोर देन 5000, जीरो से लेके देखो 1000 से 5000 तक 15, यहाँ लिख रहा है मोर देन 5, तो कितना हुआ 30। डन है ना, इस लेवल का डिटेलिंग है, समझ आ रहा है, इस लेवल का डिटेलिंग है। ओके नेक्स्ट, एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रॉक्सी, इंस्ट्रूमेंट मतलब डॉक्यूमेंट ऑफ प्रॉक्सी, समझ आ रहा है, shall be deposited within the with the register office of the company dash before the conduct of meeting 48 hours। am I clear with this? done है क्या। next, in case of e-voting notice shall be sent as an attachment in, ये हम पढ़ाए नहीं है बट द आंसर इज वर्ड फाइल। डन है क्या, शायद मतलब मैट में है, मार्क नहीं करा है, ठीक है ना। नेक्स्ट, इन केस ऑफ एडजर्न्ड मीटिंग, एडजर्न मीटिंग होने वाला है, द कंपनी शैल गिव नॉट लेस देन डैश नोटिस टू द मेंबर्स। एडजर्न मीटिंग में नोटिस जाता है, कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए, ऐसे तो नहीं होता है। नेक्स्ट, तुम लोग को मन है करने का, हम कराए, तुम लोग को मुंह देख के लग नहीं रहा मन हो रहा है, घर जाना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, करेगा भी नहीं, खुद यहां भी नहीं करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, देखो नॉट करेक्ट। मैनेजिंग डायरेक्टर ही इज द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, कौन बोले ये, कोई बोला था? चेयरमैन अपॉइंट होता है कि नहीं, बोलो। डन है ना अच्छी तरह से। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ वोटिंग, डन है, यस और नो। अच्छा, अ पोल डिमांडेड ऑन एनी क्वेश्चन shall be taken within dash from time when demand was made। डन है अच्छी तरह से। अच्छा, ये पढ़ाई नहीं है पोस्टल बैलेट, अभी रुक जाओ, ठीक है, ये पोस्टल है, रुक जाओ, नहीं पढ़ा है। नेक्स्ट, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर अ पब्लिक कंपनी इज, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर अ पब्लिक कंपनी, दिख नहीं रहा क्या, फॉर अ पब्लिक कंपनी इज मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, द आंसर इज 3। मिनिमम कितना डायरेक्टर चाहिए, याद करो, 1 2 3, याद आ रहा है। अच्छा, व्हाट इज द पेड अप शेयर कैपिटल फिक्स्ड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ वुमेन डायरेक्टर, पेड अप शेयर कैपिटल क्या लिमिट है, बोलो, 100 करोड़। एम आई क्लियर विद दिस? नेक्स्ट, द अपॉइंटमेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल बी अप्रूव्ड बाय, कुछ भी बकेगा बे, जनरल मीटिंग, OR इन GM,
भूल गया, याद आ रहा है? द टेन्योर ऑफ डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर शैल बी, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का टेन्योर क्या है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। जाओ स्मॉल शेयर होल्डर में जाओ, 151 गलती से जाओ। पढ़ जा ना, स्मॉल शेयर होल्डर में जा, देख लिखा हुआ है, दिखा हुआ है ना। फिर कूलिंग पीरियड भी 3 ईयर है, अपॉइंटमेंट भी 3 ईयर, कूलिंग पीरियड भी 3 ईयर। सब तुम लोग इतना सिली सिली मिस्टेक करेगा बैठ बैठ के। डन है। ये तभी होगा जब तुमको हर एक चीज़ का क्या होगा, ज्ञान। ठीक है, आई हैव ट्राइड माई एक्सपीरियंस। 19 क्वेश्चन में से 3 तो नहीं हुआ, ठीक है, तो ख़राब नहीं है, उसको किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन तुमको पढ़ना पड़ेगा। लगभग इन लोगों के पास 25 MCQ है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है नीतीश, इसी में से देगा। It's just like to boost your confidence, nothing else. It can be from here also, it can be from anywhere also. पास पेपर देखने जाओगे तो कुछ पेपर यहीं से मिलेगा, ठीक है, वर्कबुक देखने जाओगे तो कुछ वर्कबुक से मिलेगा, कुछ और देखने जाओगे बिट क्वेश्चन तो उससे भी मिलेगा। तो प्रैक्टिस क्या, और ये बीट और वर्कबुक से क्या क्या करोगे इतने MCQ करके? अगर पढ़ लोगे तो सारे MCQ खुद में। मेरा बोलने का मतलब ये है। डन है क्या? पगला लू की तरह करके क्या फायदा? इधर आओ। नो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल होल्ड ऑफिस फॉर मोर देन कितना टर्म? मोर देन 2 टर्म्स। 10 साल का होता है ना, 5 साल 5 साल। विच पब्लिक कंपनी इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का सारा एसेंशियल कंडीशन एप्लीकेबिलिटी देख लो, सेम है। डन है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द क्राइटेरिया फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स? पहला बात ये छापा हुआ है, सिलेबस में ही नहीं है, सिलेबस में नहीं है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्वालिफिकेशन सिलेबस में नहीं है। डन है क्या? नेक्स्ट, a director may be elected by small shareholder upon a notice by? देख लो, सेम टू सेम। समझ आया? स्मॉल शेयर होल्डर देखा ना, वही है। नेक्स्ट 24, at every AGM not less than -% of the total number of directors shall retire by rotation. नहीं पढ़ा है क्या? टू थर्ड रोटेशनल होता है, उसमें से 1/3 रिटायर होता है। धन है। मिनिमम एज प्रिस्क्राइब फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर इज?